हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूं 10 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया जाता है। ये देख लीजिए, हर वर्ष 9 जून को ट्रेड एंड इकोनॉमी में एक्रीडिटेशन को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया जाता है। एक्रीडिटेशन का मेन पर्पस होता है मान्यता देना या फिर इंश्योरिटी प्रोवाइड करना। सिंपल सा जो आपका नाक है ना, NAAC, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल करके है, जो वो कॉलेजेस को मान्यता देती है। आपने देखा होगा A ग्रेड के कॉलेज होते हैं, B ग्रेड के कॉलेज होते हैं, वही होता है एक्रीडिटेशन। तो याद रखिएगा 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया जाता है। 2021 में थीम क्या है? एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDGs। क्या है थीम? एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDGs। तो याद रखिएगा वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे हर वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। इंडिया में कौन मनाता है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसको मनाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चेयरमैन है आदिल जैनुल भाई। नया क्वेश्चन है, UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें इंडिया को मेंबर के तौर पर इलेक्ट किया गया है। आपको बताना है कितने वर्षों के लिए इंडिया जो है UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर बना है। तो इंडिया को 3 वर्षों के लिए, ये देख लीजिए, इंडिया को अगले 3 वर्षों के लिए 2022 से लेकर 2024। देखिए, जब यहाँ पे मैं 2022-24 बात करता हूँ तो जनवरी से दिसंबर की बात करता हूँ। तो 2022 आपका एक वर्ष हो गया, 2023 अगला वर्ष हो गया, 2024 अगला वर्ष हो गया। तो इंडिया को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर चुना गया है 3 वर्षों के लिए, 2022 से लेकर 2024 तक। इतना याद रखिएगा। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल जो है UN की, उसमें टोटल 54 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 54। उन्हीं में से है एक इंडिया। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं यूनाइटेड नेशन के कितने मेन ऑर्गन हैं। तो यूनाइटेड नेशन के मेन 6 ऑर्गन हैं, जिसमें से आपका है एक UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और जेनेवा में है। हालांकि न्यूयॉर्क वाला मेन है। और प्रेसिडेंट कौन है? ओ जून। तो याद रखिएगा इंडिया को 3 वर्षों के लिए UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर चुना गया है 2022 से लेकर 2024, और 6 मेंबर होते हैं। और जबकि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 54। नया क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गिफ्ट सिटी में इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? तो इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर गिफ्ट सिटी में स्थापित कर रहा है गुजरात। कौन? गुजरात। ये देख लीजिए, गुजरात द्वारा गिफ्ट सिटी में देश का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर स्थापित किया रहा है। गिफ्ट सिटी गुजरात, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, गिफ्ट सिटी। देखिए, गिफ्ट सिटी में क्या होता है, हमारे इंडिया के सारे लॉज उसी रूप में इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, थोड़ी सी ढिलाई दी जाती है ताकि बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। आप इतना याद रखिएगा कि गिफ्ट सिटी में इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। गिफ्ट सिटी इंडिया की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी में जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। पहले चेयरपर्सन कौन चुने गए हैं? इंजीती श्रीनिवास, IFSCA के फर्स्ट चेयरपर्सन हैं जो 3 वर्ष के लिए अपॉइंट हुए हैं। नया क्वेश्चन है, इंडिया में नए इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त कौन अपॉइंट हुए हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इंडिया में नए इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं अनूप चंद्र पांडे। कौन? अनूप चंद्र पांडे। यूपी के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं अनूप चंद्र पांडे। इनको रिसेंटली इंडिया का इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है? सुशील चंद्रा। उसके अलावा राजीव कुमार थे, और अब अनूप चंद्र पांडे भी इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर होंगे। देखिए, संविधान में जो मान्यता प्राप्त है वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्राप्त है। बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको आसानी से हटाया जा सकता है या फिर अपॉइंट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। कुछ समय पहले ही सुनील अरोड़ा का रिटायरमेंट हो चुका था, जिसके बाद सुशील चंद्रा जी बने थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, जिस दिन नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, वोटर्स डे। इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। और इलेक्शन कमिश्नर को जो पावर्स दी गई है अथॉरिटी, वो संविधान के आर्टिकल 324 के तहत दी गई है। ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 जो ग्रुप है उसकी डील के तहत
जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन पर मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट क्या लगेगा। तो G7 की रिसेंटली जो मीटिंग हो रही है यूके में 47th मीटिंग है, उसके तहत मल्टीनेशनल कंपनीज में मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट लगेगा 15%। कितना? 15%। ये देख लीजिए ग्रुप्स ऑफ 7 की मीटिंग हुई जिसमें एक डील साइन की गई है कि मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट 15% होना ही चाहिए, जो कि हर मल्टीनेशनल कंपनी पर अप्लाई होगा। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे फेसबुक, अमेजॉन और गूगल, ये टैक्स पे करने से बचती हैं। तो ये है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं, आप नाम पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं। G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। देखिए 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था, इसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। यूके जो है 47th G7 काउंसिल का हेड है और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इसके चेयरपर्सन है वर्तमान में। बाकी तो कुछ पता नहीं है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवल ऑपरेशन के डीजी के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया है। तो नेवल ऑपरेशन, नेवी के जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें डीजी के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया है? राजेश पेंढरका। ये देख लीजिए, राजेश पेंढरका को डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, नेवल ऑपरेशन का है। ये हैं राजेश पेंढरका, इनको डीजी अपॉइंट किया गया है। किसमें? नेवल ऑपरेशंस के लिए। नेवी के जितने भी ऑपरेशन होंगे उसमें डायरेक्टर जनरल होंगे राजेश पेंढरका। इंडियन नेवी की बात करें 1950 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मोटो आप देख लीजिए, समनोरमणा। और इंडियन नेवी के 24th नेवी चीफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह। कल मैंने आपको बताया था 3 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर कौन ले रहा है? इंडियन नेवी। टोटल डील कितने की हुई है? 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की 16,000 करोड़ की डील हुई है यूएस से। तो इंडियन नेवी बहुत चर्चा में है। राजेश पेंढरकर नेवल चीफ में, नेवल ऑपरेशंस के डीजी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्तमान सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, एंटोनियो गुतेरेस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, इनको रीअपॉइंट किया गया है कितने वर्ष के लिए? तो यूएन सेक्रेटरी जनरल, इसका टेन्योर होता है 5 ईयर, 5 वर्ष के लिए रीअपॉइंट किया गया है एंटोनियो गुतेरेस। ये देख लीजिए, ये हैं एंटोनियो गुतेरेस, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इनको यूएन सेक्रेटरी जनरल वापस अपॉइंट कर दिया है 5 वर्ष के लिए। तो ये इनका सेकंड टर्म है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, इसमें से 5 आपके परमानेंट होते हैं और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। तो 15 के 15 मेंबर ने जो है एनोनिमसली इनको सिलेक्ट कर लिया है। एंटोनियो गुतेरेस कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। लगातार दूसरी बार यूएन सेक्रेटरी जनरल बन रहे हैं। इंडिया ने भी इनका सपोर्ट किया है। ये तो हो गया एंटोनियो गुतेरेस। कल मैंने आपको बताया था जो UNGA है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अब्दुल्ला शाहिद बने हैं, याद रखिएगा। मालदीव के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और सेक्रेटरी जनरल तो यही है आपके, एंटोनियो गुतेरेस। अब्दुल्ला शाहिद का नाम जरूर रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 किस स्टेट द्वारा टॉप किया गया है? एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, इसको टॉप किया है एमपी ने। एमपी ने सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है एनीमिया मुक्त करने में। तो फर्स्ट प्लेस मिला है एमपी को एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में। सेकेंड नंबर पे आया है उड़ीसा। एमपी का स्कोर है 64 के आसपास और उड़ीसा का है 60 के आसपास। हिमाचल प्रदेश थर्ड पे आया है। तो एमपी, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश ये टॉप 3 हैं एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में। देखिए 3 वर्ष के दौरान ही जो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथीज होता है जिसकी वजह से एनीमिया होता है वो 29% से घटकर 0.3% हो गया है। तो जायज़ है, काम तो हो ही रहा है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने यूनिसेफ के साथ मिलकर ये एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स रिलीज किया है। बाकी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इंडिया में लगभग 50% जो प्रेग्नेंट वुमेन है और 59% जो बच्चे हैं 5 वर्ष से नीचे के, वो लगभग सभी एनीमिया से कहीं ना कहीं ग्रसित रहते हैं। तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स एमपी ने टॉप किया है, सेकंड आया है उड़ीसा। किसने रिलीज किया है? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ की बात करें, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, 1946 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, हेड है हेनरिटा H. फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा चंद्रशेखर घोष के री अपॉइंटमेंट का अप्रूवल दे दिया गया है। आपको बताना है चंद्रशेखर घोष किस बैंक के MD एंड CEO बनेंगे। तो बंधन बैंक के MD एंड CEO थे चंद्रशेखर घोष, दोबारा अपॉइंट हो गए हैं। ये देख लीजिए आप, ये हैं आपके चंद्रशेखर घोष, ये बंधन बैंक के अगले 3 वर्षों के लिए फिर से MD एंड CEO बन गए हैं। तो बस ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर घोष अगले 3 वर्षों के लिए फिर से बंधन बैंक के MD एंड CEO बन गए हैं। बाकी आप देख सकते हैं आरबीआई के विषय में मैं आपको कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, आप वापस पढ़ लीजिएगा।
आरबीआई ने कुछ दिन पहले ही 6 करोड़ की पेनल्टी लगाई है बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर, उससे पहले 10 करोड़ की एचडीएफसी पर। आरबीआई बहुत करामात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत चर्चा में है इस समय। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो एक तो आपके गवर्नर होते हैं, वर्तमान कौन है? 25th हैं, शक्तिकांत दास। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जो 4 हैं यानी चारों डिप्टी गवर्नर, उनके नाम रटे होने चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में दे देगा और पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो कैबिनेट कमेटी है उसने अपॉइंट किया है, रीअपॉइंटमेंट किया है महेश कुमार जैन का। ये है महेश कुमार जैन, इनको अगले 2 वर्ष के लिए आरबीआई में डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा, महेश कुमार जैन, इनको आरबीआई में वापस डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। ये 2017 से आईडीबीआई बैंक के एमडी हैं। तो महेश कुमार जैन को याद रखिएगा, आरबीआई में डिप्टी गवर्नर फिर से अपॉइंट हो गए हैं। बाकी के 3 कौन हैं? तो 3 कौन हैं? एम राजेश्वर राव, रविशंकर और माइकल पात्रा, ये 3 और हैं। उसके अलावा महेश कुमार जैन। आरबीआई में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय और लद्दाख, इन्होंने सेपरेटली एक एमओयू साइन किया है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ। कितनी पावर जनरेट करने के लिए? तो मेघालय और लद्दाख ने 65 मेगावाट पावर जनरेट करने के लिए सेपरेटली एक एमओयू साइन किया है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। ये देख लीजिए, मेघालय और लद्दाख गवर्नमेंट द्वारा 65 मेगावाट पावर जनरेट करने के लिए CESL के साथ एमओयू साइन किया गया है। तो मेघालय ने 60 मेगावाट के लिए किया है और लद्दाख ने 5 मेगावाट के लिए किया है, तो इनका अलग अलग भी याद रखिएगा। तो मेघालय और लद्दाख ने 65 मेगावाट के लिए, इसमें मेघालय का है 60 और लद्दाख का है 5। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किसके साथ? CESL कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है। लद्दाख इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर के माथुर, उन्होंने यॉन टैब स्कीम लॉन्च की है। यॉन टैब स्कीम, इसके तहत बच्चों को मुफ्त में लैपटॉप प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी CESL इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन EESL इंपॉर्टेंट है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड 2009 में स्थापना हुई थी इसकी। बाकी तो कई बार पढ़ा चुका हूँ, अब रिवाइज करिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के प्रेडिक्शन के अनुसार 2022 कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, कैलेंडर ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगी? तो वर्ल्ड बैंक के प्रेडिक्शन के अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 2022 में, आप देख लीजिए 7.5%। कितनी? 7.5%। 2021 में इन्होंने 8.3 कहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन तभी इंपॉर्टेंट है जब आपका एग्जाम अगले महीने हो। तो मैं करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ तो वो जायज़ है कि मैं कवर करूँगा, लेकिन अगर आपका एग्जाम अगले महीने नहीं है तो प्लीज़ मत रटिएगा। रेपो रेट तभी इंपॉर्टेंट है जब आपका एग्जाम 2 महीने बाद हो। तो इतना कॉमन सेंस आप में होना चाहिए कौन सा डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। बाकी वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जान लीजिए। वर्ल्ड बैंक ने सेकंड पैकेज दिया है इंडिया के MSME सेक्टर के लिए। कितना दिया है? $500 मिलियन। इससे पहले कितना दिया था? $750 मिलियन। तो ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक 2 संस्थाओं से मिलकर बना है, IBRD, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे बना हुआ है IBRD और IDA। वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर हैं जो कि IBRD के माने जाते हैं। स्थापना हुई थी 1944 में। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, MD एंड CEO हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम यानी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग स्कीम लॉन्च की है। जैसे यूपी गवर्नमेंट की अभ्युदय स्कीम है, सिविल सर्विसेज के लिए फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, वैसे राजस्थान गवर्नमेंट की अनुप्रति कोचिंग स्कीम है और कोई चार्ज नहीं है। इसमें क्या होगा? SC ST OBC जो स्टूडेंट 8 लाख से कम, आपको पता है क्रीमी लेयर 8 लाख पे डिसाइड होती है, 8 लाख पे क्रीमी लेयर डिसाइड होती है, जिसपे EWS का भी क्राइटेरिया यही है। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अनाउंस किया है कि अनुप्रति कोचिंग स्कीम के तहत सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए आपको हेल्प की जाएगी। अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। आप मैप में देख लीजिए एक बार राजस्थान, ये है आपकी रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन 2 कंट्रीज से बॉर्डर बनाती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। इंडिया का लार्जेस्ट एरिया वाइज स्टेट कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर में है, जयपुर में नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान गोल्ड रेमी अवार्ड डायरेक्शन के लिए किसने जीता है? तो डायरेक्शन के लिए गोल्ड रेमी अवार्ड जीता है लक्ष्मी देवी। ये हैं इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एक्ट्रेस हैं लक्ष्मी देवी। इन्होंने डायरेक्शन के लिए गोल्ड रेमी अवार्ड जीता है ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। देखिए 54th एडिशन हो रहा था ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का,
जिसमें लक्ष्मी देवी द्वारा गोल्ड रेमी अवार्ड जीता गया है डायरेक्शन के लिए। इन्होंने एक फिल्म व्हेन द म्यूजिक चेंजेस ये डायरेक्ट की थी, जिसके लिए लक्ष्मी देवी को गोल्ड रेमी अवार्ड दिया गया है। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो 54th एडिशन हुआ है, याद रखिएगा। ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1968 से ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल फिल्म सोसाइटी द्वारा। हर वर्ष अप्रैल में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। नाम इनका याद रखिएगा, लक्ष्मी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021, ये रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं। ये कब से दिए जा रहे हैं, तो बाफ्टा टीवी अवार्ड ये देख लीजिए आप यहाँ से 1955 से दिए जा रहे हैं बाफ्टा टीवी अवार्ड। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपसे एग्जाम में पूछेगा बाफ्टा अवार्ड किसके लिए दिए जाते हैं, तो ये देख लीजिए ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड, टेलीविजन के लिए दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा पूछेगा तो लीडिंग एक्टर कौन है, पॉल मेस्कल, और लीडिंग एक्ट्रेस कौन है, माइकेला कोयल। तो ये दो नाम याद रखिएगा। बाफ्टा अवार्ड लंदन में दिए जाते हैं। कब से दिया जा रहे हैं, 1955, टीवी की फील्ड में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा अपने प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव के तहत कितने बैंक को प्राइवेट करने का रिसेंटली अप्रूवल दिया गया है, तो नीति आयोग ने फिर से कहा है भैया, क्योंकि कोरोना खत्म हो गया, बोला बैंक प्राइवेट कर दो भैया, तो 2 और बैंक प्राइवेट करने के लिए बोला है, जिसमें से एक है आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सचेत हो जाओ आप लोग, दूसरी है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो जिनका खाता इसमें है वो आप देख लो क्या करना है। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2021-22 में यानी इस फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेटाइज किए जाएंगे। तो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक तो हो ही गई, अब एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी बची है, उसकी बारी आई। नीति आयोग की बात करें 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है, राजीव कुमार, CEO हैं अमिताभ कांत। 2015 में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर हुई थी, योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। इसमें 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। और SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज किया है 3रा एडिशन, किसने टॉप किया है, केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 रिसेंटली जारी की गई है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, इसमें टॉप 400 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, तो टॉप 400 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की 8 यूनिवर्सिटीज से शामिल हैं और उनकी रैंकिंग देख लीजिए आप कितनी अच्छी है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु ये टॉप 200 में है। उसके बाद एक और है जो 200 से बाहर है, तो टॉप 400 में एक और नहीं है, मतलब 5 और हैं, ये 200 से बाहर है। IIT बॉम्बे की रैंक है 177, ये याद रखिएगा 177 IIT बॉम्बे की याद रखिएगा। उसके अलावा IIT दिल्ली की याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया से ये टॉप 2 तो आप याद रखिए। उसके बाद एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 इसको किसने टॉप किया है, तो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT ने टॉप किया है। MIT का नाम याद रखिए, अगर आपको आंसर ना आए तो MIT लगा दिएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी हो। बहुत मुश्किल होता है कि MIT को स्टैनफोर्ड बीट कर पाता है, वरना MIT ही टॉप करता है किसी भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को। बाकी सबका नाम रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने पहली बार 561 से 570 के बैंड में अपनी जगह बनाई है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वेंक्वेली साइमंड्स 2004 में स्थापना हुई थी, UK द्वारा पब्लिश की जाती है। तो इंडिया के टॉप 8 हैं। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इजीली आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।